जी कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर हमारा हमने कंप्लीट किया चैप्टर 6 कंप्लीट किया। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 के क्वेश्चंस। लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव था हमारा कौन सा? मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला था जो लास्ट कंसेप्ट हमने स्टडी किया था। उसमें हमने जो म्यूचुअल कंसेंट वाला था वो पहले पढ़ लिया था। इम्पॉसिबिलिटी वाला हमने कल के लेक्चर में। आज हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं और फिर इसके बाद एमसीक्यूज डिस्कस करना है। ऐसे ही है, स्टार्ट करें। और एमसीक्यूज के बहाने हमारी रिवीजन भी होती है। आपको पता है ना, एमसीक्यूज के दौरान मैं आपसे कुछ कंसेप्ट्स भी पूछता हूं जो चैप्टर के दौरान में यूज हुए हैं, तो इसी में आपकी इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर क्विक रिवीजन भी हो जाएगी। स्टार्ट करने क्या जा रहे हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। असाइनमेंट कोई नहीं, एंजॉय कर, याशी करे जिंदगी। लाइट्स ऑफ कर देगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, किताबें बंद। कोई अहम चीज, बहुत अहम चीज लगे वो नोट कर लीजिएगा, वरना आपकी अटेंशन चाहिए बिल्कुल सामने, फोकस होके। पहला क्वेश्चन 8, ब्रीफली डिस्कस वेदर प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी इन फॉलोइंग केस। रिक्वायरमेंट को समझे, कहता है बताओ प्रोमिसर डिस्चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, बाकी कुछ ना बताओ मुझे। डैमेजेस पे होंगे नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या, सिर्फ एक चीज बताओ, क्या प्रोमिसर डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं, यानी क्या उसने स्टिल अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है कि पूरी कर ली सारी। पहला, अकरम ओव्स मनी टू बशीर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। अकरम किसने किसके पैसे देने हैं? अकरम ने बशीर के पैसे देने। इट इज एग्रीड बिटवीन अकरम, बशीर एंड शाजिम दैट बशीर शैल नाउ एक्सेप्ट शाजिम एज हिज डेटर इंस्टेड ऑफ अकरम। ये तो पूछा ही नहीं इनोवेशन, ये तो पूछा ही नहीं इनोवेशन। बशीर की लायबिलिटी डिस्चार्ज, सॉरी अकरम की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। अब अकरम दरमियान से निकल गया, अब बशीर और शाजिम ये दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट हो गया। अब ये इनकी लायबिलिटी एक दूसरे का, यानी वैसे पूछा नहीं लेकिन कंसर्ट बिल्डिंग के लिए बता रहा हूं। ये कौन सा केस बनता था हमारा? अल्ट्रेशन के नोवेशन, नोवेशन, क्योंकि अल्ट्रेशन में नई पार्टीज नहीं होती, नोवेशन में नई पार्टीज हो सकते हैं। नोवेशन का तो पार्टी डिस्चार्ज हो गई। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है अगर अब शाजिम बशीर को पैसे नहीं देगा तो बशीर किससे पैसे लेगा? किसके खिलाफ केस फाइल करेगा? शाजिम से ही। अब अकरम लायबल नहीं है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे चले। नेक्स्ट, आजम ओव्स बाबर रुपीज 10,000। आजम ने बाबर के 10,000 देने हैं। आजम एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बाबर एंड गिव्स बाबर ए मॉर्गेज ऑफ हिज, यानी स्टेट ऑफ रुपीज 5,000 इन प्लेस ऑफ द डेट ऑफ रुपीज 10,000। वो कहता है 10,000 की जगह पे 5,000 की मेरी प्रॉपर्टी ले लो, 10,000 की जगह पे 5,000 की प्रॉपर्टी ले लो। रिमिशन, रिमिशन क्या है? एक्सेप्टिंग लेसर अमाउंट। तो बताइए क्या इसमें आजम की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई? यस। लेकिन उसने तो 10,000 देना था, उन्होंने एग्रीमेंट कर 5,000, उन्होंने कहा मुझे दे दो 5,000 भी बहुत है, भागते चोर की लंगोटी से नहीं पैसे दे रहा होगा। उसने कहा चल 5,000 ही दे दे। उसने कहा 5,000 भी ये घर तुम्हारे नाम कर देता हूं, 5,000 वाला ने कहा दे दे। तो ये क्या हुआ? रिमिशन। ठीक है, आजम की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। हाँ, वैसे अगर आप अल्ट्रेशन की तरफ सोचना चाहे वो भी सोच सकते हैं कि पहले उसने, ये भी एक तरह से अल्ट्रेशन ही है एक तरह से, लेकिन ये रिमिशन ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है क्योंकि रिमिशन को स्पेसिफिकली इस सिचुएशन में एक्सप्लेन किया गया। लेसर, एक्सेप्टिंग लेसर अमाउंट। शाबाश, आगे चलें। यस। हाँ, कि पुराना खत्म हो गया, पर अब जो 10,000 पहले वाला देना था वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। ठीक है। हाँ, देखिए क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है कि अब आजम की लायबिलिटी है कि नहीं, ये पूछ रहा है। वो हमसे ये नहीं कर रहा बताओ टाइप ऑफ चेंज कौन सा है, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस है कि ये इम्पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रीच है, ये नहीं पूछ रहा, ये नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है? लायबिलिटी डिस्चार्ज हुई तो हो गई। इसे तो सारे एग्री करते हैं ना। अब टाइप कौन सी है, इसमें शायद कुछ स्टूडेंट्स का दूसरे से कंफ्लिक्ट आए। ज्यादातर कह रहे हैं रिमिशन का केस है, कुछ कह रहे हैं सर अल्ट्रेशन का भी हो सकता है, कुछ कह रहे हैं सर होने को तो नोवेशन भी हो सकता है। वो हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर हर केस में सेम है। क्या? डिस्चार्ज हो गई। एग्रीड? आगे चलते हैं। अजमल ओव्स बोरिस रुपीज 10,000 अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। बारिश ओव्स चंद्रा रुपीज 10,000। अमजद ए बी का मकरूज है, बी सी का ए ने बी को पैसे देने हैं, बी ने सी को पैसे देने हैं। बी ऑर्डर्स ए टू क्रेडिट चंद्रा विद रुपीज 10,000। बी ए को कहता है मेरे को पैसे देने के बजाय डायरेक्ट चंद्रा को दे दो। क्रेडिट का मतलब क्या? उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। जब कभी आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, आप कहीं पे जॉब करेंगे, महीने बाद जब आपके अकाउंट में सैलरी आएगी तो बैंक की तरफ से क्या मैसेज आएगा? आपका अकाउंट डेबिट हुआ कि क्रेडिट? क्रेडिट का मतलब आपके अकाउंट में पैसा है। जब कोई पार्टी
क्रेडिट करती है तो इसका मतलब है वो हमें पैसे, वो लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है, उस टाइम हमारे पैसे। तो चंद्रा डज, बट चंद्रा डज नॉट असेंट टू द अरेंजमेंट। चंद्रा कह रहा है ना भैया मैंने अजमल से नहीं पैसे लेने, मैंने तो बोरिस से पैसे लेने हैं, म्यूचुअल कंसेंट नहीं है। इसका मतलब है बोरिस स्टिल लायबल है किसको, चंद्रा को। लेकिन अगर चंद्रा एक्सेप्ट कर लेता तो फिर ये वही केस बन जाता जो पहले वाला, बोरिस दरमियान से निकल गया, चंद्रा और अजमल, अब चंद्रा ने अजमल से पैसे लेने हैं, अजमल ने चंद्रा को पैसे देने हैं। ठीक, क्लियर। डी, Asif promises Binish to sell and deliver 500 bales of cotton on 1st November at her warehouse, and Binish promises to pay for goods on 1st December. Asif does not supply the goods. क्या बिनेश की कोई लाइबिलिटी है? बिनेश की कोई लाइबिलिटी है? नहीं लाइबिलिटी। क्यों? प्रोमिसर ने ही अपना वादा पूरा नहीं किया तो प्रोमिसी की भी जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, हाँ, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें डैमेजेस मिलेंगे, किसको डैमेजेस मिलेंगे? विनेश को। लेकिन क्या विनेश की लाइबिलिटी है? नहीं, हमने पढ़ा था ना कि अगर प्रोमिसर टेंडर करे सर्विसेज और रिफ्यूज कर दिया जाए तो प्रोमिसर डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, और अगर प्रोमिसर ही अटेम्प्ट ना करे, प्रोमिसर गुड्स को डिलीवरी ना करे, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या प्रोमिसी अपना प्रॉमिस पूरा करने का लायबल है? नहीं है। आप ईसी ना दें, कॉलेज आपको पढ़ाने के लिए लायबल है? नहीं लायबल। एक बंदे ने अपना प्रॉमिस पूरा ही नहीं किया, क्या दूसरा अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए लायबल है? नहीं है। तो इसका मतलब बिनिश की कोई लायबिलिटी, बिनिश डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। ठीक है, लेकिन आसिफ लायबल है डैमेजेस पे कर रहेगा। क्लियर, आगे चलें। नेक्स्ट, अब ये हाइब्रिड में से जवाब इसका आएगा, हाइब्रिड वाले स्टूडेंट अलर्ट हो जाए। जाहिद promises to sell and deliver 500 bales of cotton on 1st November and Yasir promises to pay for goods on 1st December. Afterwards, Zahid and Yasir mutually decide that the goods shall be delivered in 5 equal installments at Zahid's warehouse. पहले उन्होंने कहा कि गुड्स जो है वो एक सारी की सारी 1 तारीख को 1 नवंबर को डिलीवर होगी। अब क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं? 5 इंस्टॉलमेंट्स में होंगी। ऑल्ट्रेशन हो गई। क्या अब कोई लाइबिलिटी है? क्या यासिर जाहिद प्रॉमिस कर रहा है? अच्छा, जाहिद और यासिर आगे पीछे हो गए हैं, कोई बात नहीं, कंसेप्ट तो समझ लिया ना आपने। ए ने बी से पहले वादा किया मैं इस डेट को तुम्हारे घर पे वेयर हाउस पे चीजें सप्लाई करूंगा। पहले वादा किया था सारी की सारी चीजें इकट्ठी सप्लाई करने का, फिर वादा क्या कर लिया आप चेंज करके 5 इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवर किया जाएगा। कौन सा केस है? कौन सा केस है? ऑल्ट्रेशन। हाइब्रिड वाले भाई बताइए, क्या जो पहली वाली पार्टी है, जो प्रोमिसर है, जिसने गुड सप्लाई करनी है, जिस नहीं इसी को यार, क्यों नहीं इसको, इसी को दे माइक, इसी को दे माइक, कह रहा नहीं मजे मैंने पीछे पीछे भैया बताइए, क्या पार्टी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज, जो पुरानी वाली लाइबिलिटी थी सारी चीजें एक ही दिन सप्लाई करने वाली, क्या उस लाइबिलिटी से पार्टी डिस्चार्ज हो गई है? बताइए। हाँ जी, हाँ, अब वो पुरानी वाली लाइबिलिटी नहीं रही, लेकिन पुरानी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज, लेकिन अब न्यू जो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी करनी है उसके लिए प्रोमिस लायबल है, उसके लिए लायबल है। क्लियर हुई है बात? चलिए शाबाश, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एफ, अदील promises to paint a picture for Salim. Salim afterward requested Adil not to do so. Adil agrees. क्या हो गया? Recian through discharge liability discharge. पार्टी ने कह दिया, उसने भी मान लिया। क्लियर? यह है Recian through म्यूचुअल एग्रीमेंट। अच्छा, अगर Recian through बाय सिंगल पार्टी होता, यानी सलीम रिक्वेस्ट करता अदील को कि भाई अब नहीं मुझे पिक्चर चाहिए, लेकिन अदील कहता नहीं एग्रीमेंट हो चुका, पिक्चर तो बताऊंगा मैं, सलीम कहता मुझे नहीं चाहिए, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस होता। क्लियर? आगे चलते हैं। एच, आजम ऑफ बाबर पेज 5000। आजम ने बाबर के 5000 देने हैं। आजम पेज टू बाबर, दे दिए। एट बाबर एक्सेप्ट्स इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द होल डेट ऑफ रुपीज of the whole debt be 2000 paid at the time and place at which rupees 5000 were payable. अच्छा, यानी 5000 देने थे, ये फुल स्टॉप खत्म, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया था, लेकिन उसने दिए 2000 इन फुल सेटिस्फैक्शन
इन फुल सेटिस्फेक्शन 2000 दिए, तो बताइए क्या उसकी लाइबिलिटी पूरी खत्म हो गई? डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी कैसे खत्म हो गई? 5000 देना था। रिमिशन में यही तो होता है, लेसर अमाउंट फुलफिल कर ली जाती है। ठीक है, ये रिमिशन का केस है, लाइबिलिटी डिस्चार्ज। क्लियर? आगे चलते हैं। आई अनम ओव्स बिलाल रुपीज 5000, सुहेल pays to Bilal rupees 1000 and Bilal accepts them in satisfaction of his claim on Anam। यानी थर्ड पार्टी ने पेमेंट कर दी है और वो सारे क्लेम की सेटिस्फेक्शन में इसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्या हुआ जी? बिल्कुल। अब अनम की कोई लाइबिलिटी नहीं, अनम इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। अनम की कोई लाइबिलिटी पे कर, हालांकि पैसे कम दिए गए, ये भी पॉसिबल है, किसी और ने दिए, ये भी पॉसिबल है। कंसीडरेशन का असूल है ना कि वो थर्ड पार्टी की तरफ से भी कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, पढ़ा था ना जी? ये रिमिशन का केस है, रिमिशन का 5000 की जगह पे 1000 की सेटलमेंट हो रही है। जे अहमद ओव्स रिजवान अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट सम ऑफ मनी द अमाउंट ऑफ व्हिच हैज नॉट बीन असर्टेन्ड। अहमद विदाउट असर्टेनिंग द अमाउंट गिव्स टू रिजवान and Rizwan in satisfaction thereof accepts the sum of rupees 20,000। नॉर्मली होता क्या है कि जब कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होता है ना कहीं, उसको साल के बाद मिलता है बोनस। ये नॉर्मली कंपनीज में प्रैक्टिस है, साल के बाद बोनस मिलता है, लेकिन बोनस कितना मिलेगा डिसाइड होता है साल के बाद। ये बोनस एम्प्लॉयज को क्यों मिलता है भला? सीनियर एम्प्लॉयज को, क्योंकि सारा साल उन्होंने अच्छा काम किया होता है। अगर 8 महीने बाद एक एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए, क्या उसे बोनस मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए, लेकिन क्या पूरे साल का? 8 महीने का। अब उसे क्या कहें कि यार ऐसा करो, साल पूरा होने दो फिर छोड़ के चले जाना। नहीं, जिसने जाना होता है वो तो कहता है मैं कल का जाता आज जाऊं। तो फिर क्या कहते हैं? फिर उसे कहते हैं अच्छा ऐसे करो, एक ऑप्शन देते हैं कि साल बाद जब साल पूरा हो तो आ जाना, जितना एनुअल बोनस बनेगा उसका 8 महीने कैलकुलेट करके तुम्हें दे देंगे। अगर तो वो बंदा पाकिस्तान में अगली जॉब कर रहा है तो वो तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर वो बाहर कहीं जा रहा है तो क्या कहेगा? क्या कहते नहीं अभी कहेंगे अभी तो अमाउंट सर्टेन ही नहीं हुई। वो क्या सर्टन को गोली मारो, अंदाजा लगा लो कितने हैं, जितने भी आते हों, आ ही रहे हैं ना कोई, तो अंदाजा लगा के दे दो। अगर अंदाजा लगा के उसे पेमेंट कर दी जाए इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज अमाउंट, तो क्या बताइए अब जो उसकी लाइबिलिटी पूरी डिस्चार्ज होगी कि नहीं? अब बाद में चाहे अमाउंट कम ज्यादा जो मर्जी होती रहे, जब सर्टन होगी अमाउंट पे कर दी तो सो पे कर दी, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक पे की गई है। तो इस केस में भी लाइबिलिटी डिस्चार्ज के अशरफ ओव्स हबीब रुपीज 20,000 एंड इज आल्सो इंडेटेड टू अदर क्रेडिटर्स। अशरफ ने हबीब के भी पैसे देने हैं और कुछ दूसरे लोगों के भी पैसे देने हैं। अशरफ मेक्स एन अरेंजमेंट विद हिज क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग हबीब टू पे देम ए कंपोजिशन ऑफ 50% अपॉन देयर रिस्पेक्टिव डिमांड। अशरफ पेज रुपीज 10,000 टू हबीब। अशरफ सारे लोगों से ये कहता है भाईजान मैं सारे पैसे नहीं दे सकता, आधे पैसे दे सकता हूँ, मंजूर है तो बोलो भी देता हूँ पैसे। एग्री करके सारे एग्री करके अब अशरफ ने हबीब को 10,000 दे दिए, जो कि उसका 50% बनता था जितने पैसे उसको देने थे। बताइए क्या ये वैलिड लाइबिलिटी सेटलमेंट हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल, ये लाइबिलिटी सेटल्ड हो चुकी है। हाँ, ये रिमिशन वाला केस के क्लियर। नेक्स्ट, अदील कॉन्टैक्ट्स विद साजिद टू रिपेयर साजिद हाउस। साजिद निग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू पॉइंट आउट टू अदील द प्लेसेस इन विच हिज हाउस रिक्वायर्स रिपेयर। वो बताते ही नहीं है कि रिपेयर किसको करवाना। ये केस कौन सा भला? प्रॉमिसिंग निग्लेक्ट्स। ये एक तरह से वैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसने म्यूचुअल कंसेंट में इसको डिस्कस किया है तो हम भी इसको म्यूचुअल कंसेंट में ही इस पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। लेकिन बहरहाल आए जहां मर्जी, इससे फर्क नहीं पड़ता। असल चीज जिससे फर्क पड़ता है वो रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है बताइए? क्या जो अदील है, अदील क्या ये स्टिल लायबल है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए? लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, यस। अब उसे मजीद अदील लायबल नहीं है काम करने के लिए। हाँ, अदील डैमेजेस क्लेम कर सकता है, लेकिन वो यहां पे उसने पूछा ही नहीं, इसलिए हम भी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एम अरसलान एग्रीज विद हबीब टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। जादू से खजाना, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इसको क्या कहेंगे? वाइड एब इनिशियो, वाइड एग्रीमेंट या वाइड एब इनिशियो। And a music hall was rented out for a series of concerts. The hall caught fire before the date of first concert. एग्रीमेंट कर लिया, बाद में आग लगी। यहाँ पे आग बताइए एग्रीमेंट से पहले लगी है कि बाद में लगी है? बाद में लगी है आग। एग्रीमेंट, तो ये कौन सा केस है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में कौन सा केस है?
डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। क्लियर हो गया ये? खुद से लगाई हुई आग फिर भी सब्जेक्ट मैटर तो डिस्ट्रॉय हो गया, फिर भी सब्जेक्ट मैटर तो डिस्ट्रॉय हो गया। खुद से आग लगाई हो फिर भी सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय, तो इम्पॉसिबल। तो हाँ, उस सूरत में डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। अब उस सूरत में क्या करना पड़ेगा? एल में क्यों डैमेजेस पे करने पड़ेंगे? और भाईजान उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि रिपेयर करवाना है, और बाद में एग्रीमेंट करने के बाद अब बता ही नहीं रहा कि रिपेयर कौन सा हिस्सा करवाना है। हाँ, तो अदील कहेगा भाईजान मैं रिपेयरिंग का सामान ले आया हूं, मैं तो बंदे ले आया हूं, अब आप रिपेयर नहीं करवा रहे। जी हाँ, अदील के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा, वो रिसेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन बेहतर है कि वो ना ही समझे। बेहतर क्या है कि वो साजिद की तरफ से ना ही समझे। बाज़ औक़ात क्लियर नहीं होता क्योंकि बंदा किसी को ना करे, ठीक है, क्लियर नहीं होता, उसके एक्ट्स होते हैं ना, इम्प्लाइड हो जाता है। तो मुझे हमेशा ये एग्जांपल डिस्कस, मुझे मूवी का सीन याद आ जाता है। वो चूड़ियाँ फिल्म आपने शायद ना देखी हो, देखिए। हाँ, उसमें एक होता है गांव का नाई और एक होता है चौधरी। तो नाई का बेटा जो है ना, वो नाई अपने बेटे का रिश्ता लेके चौधरी के घर जाता है, और चौधरी उसके ऊपर छोड़ देता है कुत्ते। कुत्ते जब अपनी तसल्ली कर लेते हैं ना, तो उसके बाद घर जाने से पहले नाई जो होता है चौधरी से कहता है, अच्छा चौधरी साहब फिर मैं ना ही समझा। तो कोई कसर रह जाती है इसके बाद। तो जब उसने कहा निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, बता ही नहीं रहा, तो फिर क्या ना ही समझे ना समझना नहीं चाहिए अब कि अगले दिन फिर आ जाना चाहिए पूछने के लिए? नहीं, अगले दिन फिर नहीं आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट एम, अरसलान एग्रीज विद हबीब टू डिस्कवर, ये तो हो गया ना, ये भी वही हो गया। ओ आतिफ एग्रीड टू सिंग ऑन स्पेसिफाइड डे, आतिफ फेल सीरियसली इल एंड कुड नॉट परफॉर्म ऑन दैट डे। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, याद है? डेथ, ये पर्सनल इनकैपेसिटी का केस है। डॉक्ट्राइन, कल इधर बैठे थे भाई जी ने पूछा डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन किधर गए हैं? वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसी चीज का नाम था ना। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी? क्लियर? आगे चलें। P, Zahid contracts to take in cargo for Yasir at a foreign port. Zahid's government afterward declares war against the country in which the port is situated. Declaration of war supervening impossibility होता है। Parties discharge from liability. Yes. Q, Alex and Boris contract to marry each other. Before the time fixed for the marriage, Alex goes mad. पागल। Doctrine of frustration. Personal incapacity. R, Asim agreed to supply gold with a specified time. He failed to supply in time because of government's restriction on the transport of gold from Collieries. कानकुन होते हैं, कानकुन ये किसी जगह का नाम है, कोयले की कान। उसने कहा सोने की कान, सोने की कान से अब आप सोना ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। तो क्या हो? इलीगलिटी ड्यू टू चेंज है ना। क्या अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है? एक तरह गवर्नमेंट कंप्लीट बैन लगा। अच्छा मुझे बताइए, फर्ज कीजिए आपने फैसलाबाद के ताजिर के साथ एग्रीमेंट किया कि लाहौर से कुछ बाइसिकल्स आप फैसलाबाद भिजवाएंगे। गवर्नमेंट ने कानून पास कर दिया लाहौर से कोई साइकिल फैसलाबाद नहीं जाएगी। बताइए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि डिस्चार्ज हो गया? गलत, गलत, सस्पेंड हो गया। नहीं, लाहौर से साइकिलें फैसलाबाद नहीं पहुंचाई जा सकती, तो सूर से तो पहुंचाई जा सकती हैं, सियालकोट से तो पहुंचाई जा सकती है, मुल्तान से तो पहुंचाई जा सकती हैं। तो जब अल्टरनेट रूट्स अवेलेबल हों तब कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा। एक एग्रीमेंट किया था, इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट था, उसमें नहर सुइज आपने सुना हुआ है, वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है, तो उसके जरिए से कुछ चीजें किसी दूसरे मुल्क पहुंचानी थी। इसके अलावा एक दूसरा रूट भी है समंदर का, लेकिन वो बड़ा दूर से पड़ता है, घूम के आना पड़ता है, उसके खर्चे काफी बढ़ जाते हैं। वहां पे कुछ अरसे के लिए आपको याद होगा कि वो ब्लॉक हो गई थी जगह, और वहां से वो जहाज नहीं गुजर सकते थे। क्या वो ब्लॉक हो गया? या फर्ज कीजिए गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया वहां पे, गवर्नमेंट ने कहा कि यहां से अब कोई भी जहाज नहीं निकलेगा। क्या जो एग्रीमेंट उससे पहले हुए थे कि दूसरे मुल्क में चीजें पहुंचानी है वो वाइड हो गए? नहीं, यहाँ पे लॉ ने रूलिंग दी वो वाइड नहीं हुए, क्योंकि अल्टरनेट कोर्स अवेलेबल है जिसके थ्रू डिलीवरी की, ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। हालांकि वो महंगा पड़ेगा,
हालांकि उससे फिर कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान होगा, लेकिन याद रखें ये इम्पॉसिबल नहीं है। जब आपके पास कोई अल्टरनेट रूट अवेलेबल होना तो गवर्नमेंट की कोई पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, अब ये पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी का केस है ना, एक साइड से आप चीजें डिलीवर कराना आपके लिए इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन दूसरा रास्ता खुला है, लेकिन दूसरे रास्ते से जाएंगे नुकसान होगा कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन ये जो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करती। लॉ ने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अब आप चाहे दुनिया के जिस मर्जी रास्ते के जरिए से चीजें पहुंचाएं, और कोई समुद्री रास्ता नहीं है, हवाई जहाज के जरिए से पहुंचाएं। हवाई जहाज के जरिए से ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट जो आपने एग्रीमेंट किया है वो तो पूरा करना पड़ेगा। तो यहां पे उन्होंने कहा कि जी किसी एक तरीकाकार से गोल्ड आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते कान वगैरह से, लेकिन मार्केट से तो गोल्ड हासिल करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मार्केट से गोल्ड, हाँ क्वेश्चन में ये क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, तो ये हमें थोड़ा कॉमन सेंस नहीं पता कि गोल्ड दूसरे सोर्सेज से भी मिल सकता है। ओपन मार्केट, ये डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस का केस है, हाँ डिफिकल्टी का है, लेकिन ये डिफिकल्टी इम्पॉसिबल नहीं बनाती। देखिए मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया, आपने कोई चीज मुझे सप्लाई करनी है, मुझे इससे कोई कर्ज नहीं, आप कैसे कहां से हासिल करते हैं उसको, चाहे आपका बिजनेस कोई भी हो। हाँ बाजार से लेके दे सकते हैं, दे बिल्कुल महंगी पड़ेगी लेकिन लेके दे सकते हैं। अगर हर चीज का कोई अल्टरनेट अवेलेबल है तो आपको फिर हर चीज पे ही ये रूल लगाना पड़ेगा। ये पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी में आएगा या डिफिकल्टी में, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी में भी आ सकता है या डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस में भी आ सकता है। हाँ अगर स्पेसिफाई होता कि उस कान से ही गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उस सूरत में वाइड हो जाता, वो मैं एग्री करता हूँ, उस सूरत में वाइड हो जाता। कल जो राइस की एग्जांपल दी थी सर, वो भी तो अल्टरनेट रूट से हम ले सकते हैं ना, कि अगर राइस की पाबंदी लगा दें एक सूबे से दूसरे, राइस की पाबंदी लगा दी जाए कि इंपोर्ट नहीं होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी ये केस अप्लाई हो सकता है कि एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में नहीं जाएगा। तो अगर तो एग्रीमेंट ये हुआ था कि इसी प्रोविंस का राइस होगा, फिर वो खत्म हो गया एग्रीमेंट। और अगर जनरल राइस का एग्रीमेंट किया गया था तो फिर किसी दूसरे रूट से आपको सप्लाई करना होगा। ये यानी इन शॉर्ट, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंट वेज में परफॉर्म कर सकते हैं और एक रास्ता खत्म हो गया, तो याद रखिए आपको स्टिल वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं, एलियन एनिमी को लाने इसलिए मना किया, इनका क्वेश्चन ये है कि सर एलियन एनिमी का तो एग्रीमेंट फिर कभी वाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की इंडिया के साथ फॉर एग्जांपल अगर जंग होती है तो हम रशिया वाली साइड से इंडिया में सप्लाई भिजवा सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट दोनों तरह से मना कर देती है। ठीक है, पाकिस्तान और इसराइल इनकी ट्रेड नहीं हो सकती, ये एलियन एनिमी की एग्जांपल, इसको परमानेंट एलियन एनिमी है, इसकी ट्रेड नहीं हो सकती। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मेड इन इसराइल कोई चीज चाइना के जरिए से भी आ सकती है। पाकिस्तान में डायरेक्ट इसराइल से इंपोर्ट भी मना है, और हर वो चीज जो इसका ओरिजिन इसराइल है वो किसी भी मुल्क के जरिए से पाकिस्तान में उस पर भी बैन है। ठीक है, तो एलियन एनिमी के केस में वो किसी दूसरे मुल्क के जरिए से भी अगर चीजें आ जाए उस पर भी बैन है। कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला केस कॉन्ट्रैक्ट इलीगल ड्यू टू चेंज ऑफ लॉ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अभी कंप्लीटली इलीगल नहीं है, ये पार्शल है। आपके पास अगर देखिए, इसमें उसने क्लियर नहीं किया कि अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है कि नहीं, मैं इससे एग्री करता हूं, इससे मैं एग्री करता हूं। लेकिन इसका जवाब यह होगा कि अगर अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है, अगर अल्टरनेट सोर्सेज से सप्लाई दी जा सकती है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और अगर कोई अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो करना पड़ेगा ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है कोला सप्लाई करना है, हमारी अपनी कान थी, हमने एग्रीमेंट किया भाई निकाल के कोला सप्लाई करेंगे, हमारी कान बंद हो गई, मजदूर उसके नीचे आके 5 दब गए, फिलहाल कान बंद पड़ी है, लेकिन इसका यह मतलब ये इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी दूसरी कान से कोयला या किसी दूसरे बंदे से कोयला खरीद के वो सप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। सब्जेक्ट मैटर, आप ये अच्छा आप एग्जांपल से रगड़ रहे हैं एग्जांपल को, मैं देखा पीछे 5 मिनट से एग्जांपल से दूसरी, तो ये कह रहे हैं भाईजान सर ये तो फिर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो सब्जेक्ट मैटर दुनिया में, सब्जेक्ट मैटर क्या है? कोयला के हमारी कान का कोयला, कोयला सब्जेक्ट मैटर क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, वैसे क्या है कोयला। तो क्या दुनिया में सारे कोयले डिस्ट्रॉय हो गए हैं? नहीं ना,
अगर सब्जेक्ट मैटर हमारी कान का कोयला होता ना, तो फिर अब जब मैंने एग्रीमेंट किया ना मेरी वाली गाड़ी सेल होगी, तो फिर वो मेरी वाली गाड़ी का एग्रीमेंट है। अगर मैंने एग्रीमेंट ये किया हो ना कि कोई भी गाड़ी सेल कर दूंगा, तो फिर मेरे पास जो गाड़ी है वो डिस्ट्रॉय होने से एग्रीमेंट वॉइड नहीं होता, वो दूसरी गाड़ी में खरीद के दे दूंगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट जो उसने केस स्टडी में कहा होता है कि एक ही कार बेची जाएगी, ठीक है, एक ही कार, उसने ये नहीं कहा था ए कार, उसने कहा था एज कार, एज कार। तो उस सूरत में अगर एज कार डिस्ट्रॉय हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अब भाई रह गए थे, भैया आप भी अपना हिस्सा डाल लें। कौन सी चीज बना के भेज रहे हैं हम? नान? नहीं भाई, ना भाई, एग्जाम्पल नहीं, कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स अहम नहीं होती, कंसेप्ट अहम होता है। वो सिंपल एग्जाम्पल के जरिए से कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। जी जी कभी कभी निकल जाता है सर। नहीं, वो तंदूर खराब हो गया ना, तो मैंने तंदूर खराब पे मैं जरा इमेजिन कर रहा था कैसे खराब हुआ होगा। हाँ, कहीं और से नाम लेके दे सकते हैं। इस केस में भी ये जो एग्रीमेंट है ये लीगल नहीं हुआ, हालांकि तंदूर डिस्ट्रॉय हो गया, तंदूर, लेकिन वो तो हम वो चूंकि प्रोडक्ट किसी अल्टरनेट सोर्स से सप्लाई कर सकते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। लेकिन अगर उसने कहा कि भाई तुम्हारे तंदूर का ही नाम चाहिए, एग्रीमेंट ये हुआ, उस सूरत में फिर ये इलीगल हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। भाई क्लियर है? क्लियर? एक मिनट है। आप आए कॉलेज में, एडमिशन लिया, आपने कहा मैंने किसी एक, फर्ज कीजिए कि कोई अकाउंटिंग के टीचर हैं, वो बड़े मशहूर हैं। दो ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन वो समझ लीजिए मिस्टर ए है, कोई मिस्टर, पहले कॉलेज आके कहें मैंने अकाउंटिंग पढ़नी है। दूसरी ऑप्शन कॉलेज आके मैंने मिस्टर ए से अकाउंटिंग पढ़नी है। ये दोनों तरह के स्टूडेंट होते हैं, ध्यान में रखिएगा। मिस्टर ए से दोनों को मिस्टर ए की क्लास में एडमिशन दे दिया गया, बाद में मिस्टर ए बीमार हो गए किसी वजह से, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कॉलेज ने मिस्टर बी को अपॉइंट कर दिया पढ़ाने के लिए। बताइए, एक केस में ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ, एक में नहीं हुआ। किस केस में? मिस्टर ए वाले केस में, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली कहा था कि मैंने मिस्टर ए से पढ़ना, जो पहले वाला स्टूडेंट था। दूसरे वाले केस में नहीं, क्यों? क्योंकि उसने कहा था अकाउंटिंग पढ़नी। हम कहेंगे भाई तेरे को अकाउंटिंग से गर्ज है, ए पढ़ा है, बी पढ़ा है, सी पढ़ा है, इससे क्या हमारा तुम्हारा तो ये एग्रीमेंट हुआ ही नहीं कि मिस्टर ए ही पढ़ाएंगे। क्लियर हुए? उसी तरह एग्जांपल, अगर आपकी प्रोडक्ट जो सेल हो रही है उसमें आपने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी प्रोडक्ट होगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई वो जनरल नेचर की है तो उस सूरत, और मार्केट में और भी प्रोडक्ट वैसे मौजूद है, तो अब की बार उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रॉय होने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? मेरी दुकान पे एक मोबाइल, आगे चलते हैं। ठीक है, गोल्ड से बात गो के कहां से कहां निकले। अजय, ए फर्नीचर रिटेलर एग्री टू सप्लाई सर्टन फर्नीचर टू संजय एट एन एग्रीड रेट। Afterwards there was a sharp increase in the rates of the timber and rates of wages. Since it was no longer profitable to supply at the agreed rate, Ajay did not supply. क्या Ajay discharged from liability हुआ? Still liable है। क्यों? ये commercial impossibility is not supervening impossibility. Commercial impossibility is clear हो गया। T. Alex entered into contract with Boris for the sale of goods to be manufactured by Catherine, a manufacturer of those goods. Catherine did not manufacture those goods. Alex ने बोरिस के साथ एग्रीमेंट किया, मुझे कुछ चीजें दो, वो चीजें कैथरीन बनाती है, बोरिस स्टिल लायबल है। ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी तो नहीं है। थर्ड पार्टी का डिफॉल्ट से मेन पार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे फर्क नहीं। डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्लियर हुआ? ये जो भाई सो रहे हैं इनसे पूछिए, 3-4 एक लड़ हो गए, 3-4। ये भाई आगे आइए, ये माइक वाले तो नहीं सो रहे, ये माइक वाले भाई, हाँ जी आगे आ जाए, शाबाश शाबाश शाबाश। ये भाई बताइए सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के केसेस बता दें। ये फीमेल साइड से, इन्होंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, पूछे। हाँ जी अब बताइए सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के केसेस बताएं। सर एग्जांपल इंक्लूडिंग आप एग्जांपल जिसमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कॉज नहीं होती। ठीक ही बताया होगा। अगली एग्जांपल,
अगली एग्जांपल। जी जी एग्जांपल बताई थी आपने। सर मैं यही पूछ रही हूं एग्जांपल कॉजिंग सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कॉजिंग सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, शाबाश। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डेथ ऑफ पर्सनल इनकैपेसिटी या ड्यू टू इनएबिलिटी, जिसको हम फ्रस्ट्रेशन ऑफ डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा ये वाला कौन सा केस है? ये वाला, ये डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी वाला केस है। इसमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी क्या? नहीं होगी, शाबाश। You Austin agreed to supply to Bashir certain goods to be imported from America. The goods could not be imported due to riots in that country. दंगा फसाद हो गया, पॉलिटिकल अंदर स्टिल लायबल है। स्ट्राइक से कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड। ऑस्टिन अभी भी लायबल है, और अगर वो ड्यू डेट पे चीज सप्लाई नहीं करता तो वो डैमेजेस पे करेगा। हालांकि आपके समझ में ये बात आ रही हो कि इसमें ऑस्टिन का कसूर तो नहीं है। हाँ, अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट में एग्री कर लिया गया हो कि कुदरती हादसात की सूरत में, आफात की सूरत में, दंगे फसाद की सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा तो उस सूरत में वैलिड नहीं रहता। आपको अगर आपको एक टिप बता दूं प्रैक्टिकली, इंश्योरेंस होती है ना, इंश्योरेंस में क्लास ये लिखी जाती है कि भाई अगर अचानक ये आग वगैरह लगती है ना, हम आपको कवरेज देंगे, लेकिन अगर कोई दंगा फसाद होता है और उसमें आपकी प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है इसमें, तो उस सूरत में ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगी। इसी तरह किसी की जो लाइफ इंश्योरेंस होती है उस पर लिखा होता है कि अगर इसने सुसाइड किया ना तो फिर ये एग्रीमेंट एप्लीकेबल नहीं। तो आप कुछ एग्रीमेंट में ये लिखवा सकते हैं कि इन केसेस, लेकिन अगर नहीं लिखवाया हुआ फिर ये जो लॉ ने कहा ये रूल अप्लाई होगा। क्या? दंगा फसाद हो, लॉकडाउन हो, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती। हाँ, सिर्फ अमेरिका से, उसने लिखा हुआ है ना फ्रॉम अमेरिका, तो इसका मतलब वो सिर्फ अमेरिका से इंपोर्ट करवा रहा है। एग्री हुआ है जी, बिल्कुल। HB agreed to let out a boat to Harry for viewing a naval review on the occasion of coronation of King Edward VII, यानी जो ताजपोशी होती है बादशाह की, उसने एक बोट रेंट आउट की, क्या देखने के लिए? बादशाह की ताजपोशी। बादशाह की ताजपोशी बारादरी में थी, दरिया रावी के दरमियान में बारादरी, उधर बादशाह की उसने बोट दी, उसने कहा ताजपोशी देखने के लिए जाऊंगा, और टू सेल अराउंड द फ्लेट, और उसने कहा रावी का चक्कर भी लगाऊंगा मैं। Owing to the king बीमार हो गया, naval review was abandoned due to fleet was assembled, अब वो ताजपोशी नहीं हो रही। The boat thereof could be used to sail around the fleet, लेकिन जो बोट थी वो सैरो तफरी के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। बताइए, ताजपोशी के लिए बोट बुक की थी, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है, स्टिल लायबल है ये बोट को लेने के लिए। सर, ये पहले वाले में एग्रीड किया उसने फ्रॉम अमेरिका, सिर्फ अमेरिका से, तो अमेरिका में ही एहतिजाज हो। अच्छा, सेकंड वाला क्लियर हो गया, बोट वाली कहानी क्लियर हो गई। वी वाली देखा, पहले वाले में फंसे हैं, अब दूसरे वाला भाई ने सुना ही नहीं। अब मैं पहले वाला समझा दूंगा तो फिर आगे चलेंगे भाई, कहेंगे दूसरे वाला भी। तो जहां पे प्रॉब्लम आ रही हो ना, उसको नोट करके छोड़ देना चाहिए, ठीक है। पहले वाले में अमेरिका का वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब है गुड्स लाजमी है अमेरिका से ही आए, तो डिस्चार्ज हो जाएगा वो तो। और नहीं डिस्चार्ज हुआ, क्यों डिस्चार्ज हो जाएगा? दंगे फसाद सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी याद है किन केसेस में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होती? बस लॉकआउट वो भी बताया जो भी बताया। जब तक कंसेप्ट याद नहीं होंगे केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी, जब तक कंसेप्ट याद नहीं होंगे केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी, जब तक कंसेप्ट याद नहीं होंगे केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी। इस क्वेश्चन में नॉन एग्जिस्टेंस वाला भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें चूंकि दो कंडीशंस थी, एक एग्जिस्ट कर रही है और एक नहीं कर रही, तो अगर आप नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन लिखना चाहे भी तो वो लिख सकते हैं, लेकिन साथ में पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी जरूर लिख दें, क्योंकि दो चीजें हैं ना, दो चीजें हैं। अगर सिर्फ वो ताजपोशी वाली बात होती ना तो फिर नॉन एग्जिस्टेंस वाली बात आ जाती, लेकिन सिर्फ ताजपोशी वाली बात नहीं, दो है, तो हमने कहा नॉन एग्जिस्टेंस है, लेकिन एक है, दूसरी तो एग्जिस्ट कर रही है ना, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। चलिए जी, अब चलो भाई ठहर जाए, अभी तो हमारे असल क्वेश्चन तो अभी शुरू होंगे पास्ट पेपर्स के, अभी तो आई कैप के थे, बुक के पास्ट पेपर के तो क्वेश्चन ही अब आएंगे। व्हाट इज मेंट बाय डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, क्या मतलब है डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट? एक मिनट हरिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किस टाइम खत्म हो जाएगा? खलास, इंतकाल, द एंड। लीगल डेफिनेशन बता मेरे भाई,
व्हेन राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज कम टू एन एंड, उर्दू तर्जमा नहीं बोल, प्रॉपर लीगल डेफिनेशन। ब्रीफली डिस्क्राइब द मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अंडर द प्रोविजन। जिससे पूछूं वही बताए। आप बताइए म्यूचुअल एग्रीमेंट के केसेस। पहला नोवेशन, अल्ट्रेशन, रिसीजन, रिमिशन, वेवर, प्रोमिसेस, निगलेक्ट। प्रोमिसेस निगलेक्ट क्लियर हो गया। हालांकि प्रोमिसेस निगलेक्ट हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बहरहाल दोबारा रिपीट कर दिया तो कर दिया। फिर इसके बाद और भी इम्पॉसिबिलिटी वाले भी तो आएंगे। हाँ, उसने ये ज़हन में रखिएगा, उससे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा तो है, लेकिन सिर्फ म्यूचुअल, इसको अंडरलाइन कर लें, सिर्फ म्यूचुअल एग्रीमेंट का पूछा है, बाकी केसेस नहीं बताने। रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। रिस्पॉन्ड करना है आपने। इमरान ट्रेडर्स एंटर्ड इनटू ए 1 year कॉन्ट्रैक्ट विद मिन्हास ऑयल्स लिमिटेड फॉर द सप्लाई ऑफ ग्रेवल्स फॉर देयर एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट इन बदीन एट ए फिक्स्ड प्राइस ऑफ ₹30,000 पर डंपर। मुश्किल से इंग्लिश आ गई। बहरहाल इतना पता है कि कोई चीज सप्लाई करने का एग्रीमेंट है 30,000 के हिसाब से, बजरी है, ठीक है। 6 months आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट द डीजल प्राइसेस इंक्रीज शार्पली मेकिंग इट नॉन प्रॉफिटेबल फॉर इमरान ट्रेडर्स टू कंटिन्यू द सप्लाई एट एग्रीड प्राइस। प्राइसेस बढ़ गई, अब कह रहा ना भाई मेरे लिए ये नुकसान का बायस बनेगा। देयरफॉर इट टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। डिस्क्राइब वेदर द कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज इन द अबव सिचुएशन। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ है? नहीं हुआ। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी इज नॉट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इमरान ट्रेडर्स अभी भी लायबल हैं सप्लाई करने के लिए जी। हाँ, अगर वो सप्लाई नहीं करता इमरान ट्रेडर तो फिर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस होगा और उसे डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट चले 10 के बाद 11। तालिब आर इंडेटेड टू बशीर। पहले कहता तालिब ओव्स बशीर। तालिब बशीर का मकरूज है, इसका भी वही मतलब है। तालिब इज इंडेटेड टू बशीर, इसका भी वही मतलब है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? बशीर ऑन तालिब्स रिक्वेस्ट बशीर एग्रीड टू एक्सेप्ट जहांगीर एज हिज डेटर। तालिब की रिक्वेस्ट है, बशीर ने कहा अच्छा तालिब तुम जाओ जहांगीर को मेरा डेट, ठीक है, क्योंकि तालिब ने जहांगीर से पैसे लेने होंगे ना और बशीर को देने होंगे। उसने बशीर से कहा भैया मेरे से तो पैसे लेने हैं, डायरेक्ट किससे पैसे ले लो। बशीर को रहम आ गया, उसने कहा ठीक है तालिब तुम निकलो जहांगीर को आने दो। तो अब ये कौन सा केस है? भला नोवेशन, नई पार्टी आ गई। अब पुरानी पार्टी लायबल है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। पुरानी पार्टी क्यों नहीं लायबल? उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जहांगीर फेल टू मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट पे जहांगीर ने पेमेंट नहीं की। अंडर द प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन वेदर बशीर कैन नाउ डिमांड पेमेंट फ्रॉम तालिब। तो कौन सी पेमेंट है? कोई पेमेंट नहीं। तालिब कहेगा भागो। क्यों भागो? कहता है मेरी जगह पे जहांगीर जो आ गया था, तो जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटीज भी खत्म हो गई। अब तुम जो भी लीगल एक्शन लेना है किसके अगेंस्ट लो? जहांगीर के अगेंस्ट लो। नोवेशन के केस में नई पार्टीज आए तो पुरानी पार्टीज लायबल नहीं। पढ़ा ना? लालची ट्रेडर्स। कौन? लालची ट्रेडर एग्रीड टू सप्लाई कॉटन यार्न टू फर्जी टेक्सटाइल लिमिटेड एट ए फिक्स्ड प्राइस फॉर 1 year। 3 months after the formation of contract, price of yarn increased sharply, making it commercially unviable for lalchi traders to continue the supply at agreed price. Therefore, they terminated the contract on the ground of difficulty or impossibility of performance. होता था कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना? कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना बनता था? क्यों नहीं बनता? Commercially impossibility is not supervening impossibility. Under the provisions of contract act itself, briefly describe पहला requirement whether the contract will be discharged under the above circumstances. अच्छा 5 नंबर पता नहीं किस चीज के दे दिए। 5 नंबर में क्या पूछ रहा होगा? ठीक, पहले हम उसे बताएंगे लीगल रेलिवेंट लीगल प्रोविजन के सब्सिक्वेंटली सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। फिर बात करेंगे लेकिन कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आता, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड है। What would be your decision if lalchi traders were importing yarn and government has imposed a ban on its import? ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। गवर्नमेंट अगर लॉ चेंज कर दे इस वजह से बाद में कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल ना हो, तो ये इस सूरत में। अच्छा आपने इसका सोल्यूशन देखना है और मुझे बताना है दोनों में तकरीबन, अभी नहीं घर जाके,
दोनों में बात एक केस इसमें एक केस इसमें, रिक्वायरमेंट दोनों में सेम है, एक के 5 नंबर है एक के 2, ऐसे ही है ना। बताया तो दोनों में एक ही है कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करना है। तो इसकी रिक्वायरमेंट में सोल्यूशन में क्या फर्क होगा, इसके एग्जामिनर कमेंट्स में मुझे पढ़ के अभी नहीं, घर जाके, अभी नहीं घर जाके, ताकि आपको पता चले अगर कम नंबर के साथ क्वेश्चन हो तो फिर कितना लिखना, ज्यादा के साथ हो फिर कितना लिखना। बस ठहर जाएं, ठहर जाए, अभी टाइम है। क्या चीज रह गया? ना ना ना, ये आज खत्म कर, मैं आपकी बात जब माननी हो आपकी बात मान लेता हूं। टाइम खत्म नहीं हुआ, टाइम खत्म हो गया। MCQs select the contract is said to be performed when one party fulfills his promise, both promisor perform their respective promises, yes, law dispenses with performance। ये इसमें फुलफिल नहीं होता, परफॉर्म नहीं होता, इसमें डिस्चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट। वन ऑफ द प्रोमिसर मेक्स अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होता है? बी ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड, valid tender requires to be unconditional, yes, to be made at proper place and time, yes, to be made for whole quantity application, yes। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? all of the above, yes। Mr. A agrees to supply 100 bags of tea to Mr. B at ₹1000 per bag on a particular date. Mr. B was to pay subsequently after the supply of tea. On due date, Mr. A supplies tea and Mr. B makes payment. तो क्या हुआ? But if on due date Mr. A takes the contracted quantity of tea to Mr. B's godown and Mr. B refuses to accept the delivery, state the legal position. पहले उसने कहा कि डिलीवरी हो गई, दूसरे में कहा रिफ्यूज कर दी। फर्स्ट केस इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, सेकंड इज वाइडेबल। फर्स्ट इज वाइडेबल एंड सेकंड इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। फर्स्ट वैलिड है, सेकंड अटेम्प्टेड है। फर्स्ट केस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड सेकंड परफॉर्मेंस, यस सी। फर्स्ट केस इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एंड सेकंड केस इज एक्चुअल, गलत, सी ऑप्शन करेक्ट है। 4, पेमेंट रिसीव्ड बाय द क्रेडिटर मस्ट बी एप्रोप्रिएटेड फॉर डिस्चार्जिंग डेट। क्रेडिटर से जो पेमेंट है वो किस डेट के डिस्चार्ज करने में यूज होनी चाहिए? विच हैज बीन बोरोड एट लास्ट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन बाय डेटर इन ए लॉजिकल सीक्वेंस, विच हैज बीन बोरोड फर्स्ट। अच्छा, मैं इन दोनों में फंस गया हूं, बीओडी में। मेरा ख्याल है विच हैज बीन बोरोड फर्स्ट, लेकिन पहले बी रूल लगता है। अगर इंस्ट्रक्शंस ना हो फिर डी वाला रूल लगेगा। हाँ, बी ना हो तो फिर क्रेडिटर डिसाइड करता है। अगर क्रेडिटर भी डिसाइड ना करे फिर डी वाला रूल लगता है एंड में। तो पहले दोनों रूल लगते हैं, लेकिन पहले कौन सा रूल लगता है? इसीलिए कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, बी को। क्लियर हुई है बात? आगे चलते हैं। Mr. X promises to sell standing timber to Mr. Y. As per the terms of contract, Mr. X will cut and cord the timber, whereupon Mr. Y will take it away and pay for it. X ने Y को timber बेचने। Mr. X cords only a part of timber and neglects to cord the rest. उसने थोड़ा सा सामान जो है उसको काटा, उसको अरेंज किया और बाकी कोई काम नहीं किया। Y wants to initiate legal proceedings just in the legal action. क्या Y लीगल एक्शन ले सकता है? कि डैमेजेस क्लेम कर सकता है? मिस्टर वाई में अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यस। मिस्टर वाई में क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम मिस्टर एक्स, ये भी कर सकता है। मिस्टर वाई डज नॉट हैव एनी लीगल रेमेडी, गलत। मिस्टर वाई में अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम मिस्टर, अच्छा मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैं कह रहा था ए करूं कि बी करूं, ए करूं कि बी करूं। ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, फिर मेरी मुश्किल कब आसान हुई? तो डी पे पहुंचे। इसमें से दोनों, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या हुआ? डी ऑप्शन। 6, Mr. Kareem owes several debts to Mr. Karam. Mr. Karam ने Mr. Kareem के बहुत से पैसे देने हैं, which are of distinct amount and payable on different days, जिनकी amounts different है, different dates पे payable है। One of the debts has become time barred, which Mr. Kareem cannot legally recover from Mr. Karam. एक डेट टाइम बार्ड है, टाइम बार्ड तो गया। On a particular date, Mr. Karam makes a payment but does not give any instructions. मिस्टर करम ने पैसे दिए और वही गलती की जो एग्जाम में करता है, क्या? इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि कौन सी डेट की पेमेंट है। स्टेट द लीगल पोजीशन विद रिगार्ड टू द एप्रोप्रिएशन पेमेंट। मिस्टर करीम हैज नो राइट टू अप्लाई दिस पेमेंट फॉर टाइम बार्ड डेट। मिस्टर करम्स इंस्ट्रक्शन हैज टू बी फॉलोड, इंस्ट्रक्शन तो दे नहीं। मिस्टर करम हैज टू ऑब्टेन कोर्ट एडवाइस, कोर्ट की एडवाइस लेनी है। भाई मैंने खुद देखा पैसे सर हिला रहे हैं, उसकी तरफ क्यों सर?
अच्छा इसको कह रहे थे क्या क्या कह रहे थे? हाँ आपकी तरफ से हाँ है क्या? इसको क्यों ऐसे कह रहे थे? अच्छा चैप्टर 1 पढ़ाया आपने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मिस्टर करीम हैज ए राइट टू अप्लाई दिस पेमेंट फॉर टाइम बार्ड। नहीं क्या मतलब टाइम बार्ड? अगर इंस्ट्रक्शन ना दी गई और टाइम बार्ड डेट की पेमेंट हो सकती है। और कौन सी डेट की पेमेंट नहीं हो सकती? डिस्प्यूटेड हो। शाबाश 6 भी क्लियर। नेक्स्ट 7 कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज यानी नॉट नीडेड टू बी परफॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। कब? व्हेन? कब कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए से परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। चेंज इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विदाउट फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। नहीं क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है क्या? नहीं होता भाई। चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय वन ऑफ द पार्टीज। नहीं। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट। न्यू कॉन्ट्रैक्ट अच्छा ये दोनों में फर्क क्या है? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट या न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ओल्ड, दोनों में फर्क क्या है? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ था उसको चेंज कर दिया गया विद न्यू कॉन्ट्रैक्ट। और इसका क्या मतलब है? न्यू कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ था उसको शिफ्ट कर दिया गया चेंज कर दिया गया विद ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो ही नहीं सकता। तो कौन सा? ठीक है। और ये इनोवेशन का कंसेप्ट है। म्यूचुअल एग्रीमेंट होती है ना इसमें, यही तो पूछ रहा है भाई म्यूचुअल एग्रीमेंट कब डिस्चार्ज होगा। 8 मिस्टर ए एग्री टू सप्लाई 100 टन्स ऑफ आयरन ओर टू मिस्टर बी ऑन 1 जनवरी। On the due date of supply, he took stipulated quantity of iron ore to Mr. B's residence at 12 AM. 12 AM कौन सा टाइम होता है? रात के 12 के दिन के? रात के साथ PM नहीं आता। नहीं ये जो एग्जैक्ट 12:00 ये AM होता है। ये इसका मतलब है अगला दिन अगली डेट स्टार्ट हो गई है या आधी रात का टाइम। दिस इज द केस ऑफ टेंटेड परफॉर्मेंस। दिस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस और टेंटेड परफॉर्मेंस इज वैलिड है क्या? नहीं है। इनवैलिड बिकॉज प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट रीजनेबल या इनवैलिड बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट रीजनेबल। प्लेस और टाइम दोनों रीजनेबल क्योंकि रीजनेबल प्लेस होती है वेयर हाउस घर नहीं और रीजनेबल टाइम होता है बिजनेस आवर्स रात के 12 बजे नहीं। 9 एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस बाय प्रॉमिस इज वैलिड। सी ऑप्शन करेक्ट है। लेसर परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। इसे क्या कहते थे? अगला वही क्वेश्चन रिमिशन मींस एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर प्रॉमिस देन गिवन। बी तो 9 और 10वां एक ही चीज है। उसमें उसने स्टेटमेंट दे दी ऑप्शन एमसीक्यूज में। यहां पे उसने ऑप्शन गिविंग अप सम राइट्स इन फेवर ऑफ ए प्रॉमिसर यानी कुछ राइट्स छोड़ना कुछ राइट्स छोड़ना। ये भी रिमिशन की तरफ जा रहा है लेकिन रिमिशन की प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो बी है। 11 मिस्टर ए एंटर्ड टू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर बी फॉर सेलिंग। आपकी अभी इसके बाद क्लास तो नहीं है गई? कब है? लाइब्रेरी में क्लास। मिस्टर ए एंटर्ड टू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर बी फॉर सेलिंग 100 टन्स ऑफ व्हीट एट स्पेसिफाइड प्राइस टू हिम on 15 March, but before the due date of delivery, the President of Pakistan has passed ordinance debarring the individual. Debar means ban लगाना, मना करना individuals from supplying more than 5 tons of wheat. Agreement किया था 100 tons का। President ने कहा 5 टन से ज्यादा कोई wheat सप्लाई नहीं कर सकता। Legal position बताइए A और B के दरमियान। Contract between A and B comes to an end because its performance has become unlawful. Yes, ये ठीक है। B contract between Mr. A and Mr. B comes to an end because subject matter of the contract is destroyed. Contract comes to an end because the personal incapacity of the party, because certain state of things gets changed. तो किस वजह से? अनलॉफुल होने। करेक्ट ऑप्शन ए। नहीं 5 टन भी सप्लाई नहीं करेगा क्योंकि एग्रीमेंट 100 टन का हुआ ना। लेकिन अगर वो पार्टी कह दे तो 5 टन सप्लाई कर सकता है लेकिन वो अलग से कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। 12 कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी डिस्चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ चेंज इन लॉ। नहीं इसमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है। डेथ ऑफ प्रॉमिसर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर इसमें भी फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी रिलाइड अपॉन बाय द प्रॉमिस इसमें नहीं है। और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स इसमें भी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है। 13 सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मींस सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इररेलेवेंट रेलेवेंट ये तो इररेलेवेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू स्टेटमेंट होनी है। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी डज नॉट इनवैलिडेट ए कॉन्ट्रैक्ट ये ट्रू है। तो भाई इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू कंडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी विल डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट नहीं। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी इफेक्ट्स वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस इज ए वैलिड ग्राउंड ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये भी नहीं। तो फर्स्ट करेक्ट ए 49। 15 Mr. H hired a room in the some hotel of Lahore to witness PSL final match on 22nd March, but due to the emergency declared by government in the wake of pandemic coronavirus, the match was cancelled. Examine legality of this contract. बताइए, मिस्टर एच इज लाइबल टू पे द रेंट टू द होटल, ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है क्या? क्योंकि गवर्नमेंट ने मिस्टर एच इज एक्सक्यूज फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग रेंट टू होटल। अच्छा, ये केस कौन सा है? पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स नेसेसरी वाला, तो ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आता है। फिर मिस्टर एच इज एक्सक्यूज फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग रेंट टू द होटल, यस, अब उसने रेंट पे नहीं करना। मिस्टर एच इज लाइबल टू पे द रेंट अलोंग विद इंटरेस्ट, नो। मिस्टर एच इज एक्सक्यूज फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ड्यू टू द पर्सनल इनकैपेसिटी, पर्सनल इनकैपेसिटी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है बी। लास्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्ट is a mutual exchange of promises between two parties. When both the promisers do what they have promised to do, the contract is said to be performed and contract comes to an end. ये सिर्फ इंट्रो दे रहा है, कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑफ टू टाइप्स, लीगल एंड इलीगल, कंडीशनल एंड कंडीशनल, अटेम्प्टेड एंड ऑफर, एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड, डी ऑप्शन करेक्ट। इतनी सी बात ही, परेशान हो गए थे आप। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।